बुलेटिन का आगाज करेंगे नाज़रीन। कौमी असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास 11:30 बजे के बजाय अब शाम 4 बजे होगा, जबकि इजलास का 6 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। आईनी तरमीम आज भी एजेंडे का हिस्सा नहीं है। सेनेट का इजलास भी शाम 4 बजे चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में ही होगा। कौमी असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास 11:30 बजे की बजाय शाम 4 बजे होगा। इजलास का 6 नुकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम आज भी एजेंडे का हिस्सा नहीं। सेनेट का इजलास भी शाम 4 बजे चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अदील वड़ाइश से। जी अदील, बताइएगा। जी, जो हुकूमती प्लान था आईनी तरामीम का पैकेज लेके आने के हवाले से, उसको बड़ा धचका लगा है। जो मौलाना फजलुर रहमान रात गए, हुकूमती टीम उन्हें मनाने में नाकाम रही और उसके बाद जो उनकी कुछ रिजर्वेशंस थी उनको दूर करने के हवाले से कुछ वक्त मांगा गया। मौलाना ने भी अपनी शुरा से राब्ता करने के लिए हुकूमत से वक्त मांगा कि उनसे मुशावरत की जाए। यही वजह है कि काबीना का इजलास जो अब तक शुरू हो जाना था, वो काबीना का इजलास चंद घंटे उसमें ताख़ीर कर दी गई है, उसको मुलतवी कर दिया गया है कुछ देर के लिए। और उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास जो बुलाया गया था वो भी शाम 4 बजे तक मुलतवी किया गया है। इसको आगे यानी अब 4 बजे वो इजलास शुरू होगा। तो सेनेट जो है वो अपने टाइम के मुताबिक होगा, लेकिन जो मामला इनिशिएट होना था, जो काबीना ने इसकी मंजूरी देनी थी, जो मुसवदा पेश होना था, उसको मौलाना की रिजर्वेशन के बायस अब चंद घंटे उसमें ताख़ीर की गई है। तो मौलाना फजलुर रहमान, जिनको रात गए तक बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून जो हैं कायल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मौलाना इस बात पे डटे हुए हैं कि 3 साल की तोसी का वो साथ नहीं देंगे। आर्टिकल 179 में तरमीम पे वो हुकूमत के साथ नहीं जाना चाहते। वो 175A यानी पैनल के हवाले से जो चीफ जस्टिस का पैनल से इंतखाब किया जाना है, उसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा मुसर हैं वो कि आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाए, लेकिन असल मसला जो हमें हुकूमती ज़राए बता रहे हैं उसमें 3 साल की तोसी का जो मामला है, जिसमें मौलाना जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं कि इसमें मैं साथ नहीं दूंगा। यही वजह है कि इस वक्त हम पार्लिमान के सामने, पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़े हुए हैं। तो अब इस वक्त यहाँ पर काबीना का इजलास कमेटी रूम नंबर 2 में चल रहा होना था, और वो तमाम ब्यूरोक्रेसी वुज़रा जो इस इजलास की तैयारी में जो है वो अब पहुँचने वाले थे, उनको कन्वे किया गया कि इसमें ताख़ीर हो गई है। पार्लिमानी अमूर को कवर करने वाले हमारे साथी यासिर मलिक और वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। पहले यासिर, आपसे बात करते हैं, ये सब कुछ क्या हुआ? सब कुछ प्लान था, अब तो ये अब तक पेश हो जानी थी, ये जो तरमीम का मुसव्वदा है, अचानक हुआ क्या, ये बताइए नाजरीन। देखिए, एक तो जो मौलाना फजलुर रहमान से गुज़िश्ता रात जो मुलाकातें हुई, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो मान रहे नहीं हैं। ना मानने की सूरत में हुकूमत ने आज वफाकी काबीना का इजलास जो है वो 10 बजे तलब किया था। 10:30 बजे इजलास होना था। ब्यूरोक्रेसी को तमाम चीज़ें बता दी गई थी। तरमीम का जो मुसवदा है वो आज मंजूरी ली जानी थी, और ये एक रूल्स के मुताबिक तमाम तर चीज़ें जो हैं ये आज चलनी थी। लेकिन अब जब वफाकी काबीना का इजलास जो है इसको आगे किया गया, 3 बजे किया गया, तो उसके फ़ौरन बाद ये खबर आ गई कि कौमी असम्बली का इजलास जो 11:30 बजे होना था और उसी पुराने एजेंडे के मुताबिक होना था, उसको भी 4 बजे कर दिया गया। मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान से गुज़िश्ता रात जो मुलाकात की आदम नज़ीर तारड़ ने, मोहसिन नकवी ने, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी पहुँचे, और जो तजावीज़ हैं मौलाना फजलुर रहमान की, उनमें से कुछ तजावीज़ के ऊपर जो है वो इत्तफ़ाक़ राय भी पैदा हुआ। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एक चीज़ नहीं चाहते कि जो कादी फाइज़ ईसा हैं उनको एक्सटेंशन दी जाए, और वो एक्सटेंशन है नहीं बुनियादी तौर पे, काजी साहब इसको वाज़े भी कर चुके हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 3 साल की तोसी होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, आदम नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रात गए मुलाकात की। मुलाकात में जाके बताया, और वज़ीर आज़म ने भी कहा कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो मौलाना फजलुर रहमान के हैं उनको दूर किया जाए, और आइनी तरमीम जो पेश की जानी है आज, उसमें हर सूरत मौलाना फजलुर रहमान को मनाया जाए। लेकिन अभी तक आपके सामने है कि जिस तरह ये बताइए कि कल तक मौलाना ऐसा जेस्चर इस तरह से नहीं दे रहे थे, ठीक है इशाइये में नहीं आए, लेकिन ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मौलाना के तेवर कुछ ज़्यादा ही नहीं बदल गए। एक तो ये हम पहले दिन से बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने हमायत का ऐलान किया हुआ है, उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई हुई है। कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं
ان کو بھی حکومت جو ہے وہ سیکنڈ کر رہی ہے. لیکن کل جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد رات گئے جس طرح یہ ملاقاتیں چلیں, میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا وزن جو ہے وہ مزید بھاری کر لیے, اور بہت سی ایسی ابھی بھی اگر مولانا صاحب چاہیں اپنی بہت سی چیزیں منوا سکتے ہیں, لیکن جو آئینی ترامیم کے اوپر جو توسیع والا معاملہ ہے, اسی طرح سے پینل کے اوپر وہ راضی ہیں کہ ججز کا پینل آ جائے, اس میں سے بے شک آئینی عدالتوں والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی تیار ہے. تو مولانا فضل الرحمان کو ابھی بھی اس وقت بھی منانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی کچھ ہی دیر بعد حکومتی وفد جو ہے وہ دوبارہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر جائے گا, جس میں اعظم نذیر تارڑ ہوں گے اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار ہوں گے, اور آج بھی ملاقات کا امکان ہے, اور کوشش کی جائے گی کہ مولانا کو کسی طریقے سے راضی کیا جا سکے اس آئینی ترامیم میں ووٹ لینے کے لیے. وقار سے جانتے ہیں. وقار, آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا مان جائیں گے 3 سال والا معاملہ اور آئینی عدالت والا معاملہ, اس میں ہو سکتا ہے تمام ان کی تجاویز نہ مانی جائیں, لیکن حکومت آپ کو کہاں کمپرومائز کرتی دکھائی دے رہی ہے ان تجاویز میں؟ دیکھیں, جو حکومت کا جو مین مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جو 3 سال کی ایکسٹینشن ہے, یعنی عمر میں جو ایکسٹینشن ہے وہ ہو, اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پینل پہلے 5 کا بنا ہے. وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کن ناموں کے لیے ہو رہا ہے, کیونکہ سارا یہ ایک ارینجمنٹ کے تحت ہو رہا ہے. جو گزشتہ رات جو مولانا فضل الرحمان کی میٹنگ تھی بلاول بھٹو کے ساتھ اور محسن نقوی کے ساتھ, وہ سب سے اگر آپ اس کو تھوڑا سا آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو سچویشن کلیئر ہو جائے گی. مولانا صاحب نے کلیئر الفاظ میں بلاول بھٹو کو بتایا کہ نو مور قاضی فائز عیسیٰ, یعنی یہ ان کے الفاظ تھے کہ نو مور عیسیٰ. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ان کی جانب سے یہ بتائی گئی کہ جو 3 سال کی عمر کی ایکسٹینشن ہے یہ بھی نہیں ہوگی. اب جو حکومت کا جو مین پرپز ہے وہ تو ڈراپ ہو گیا ہے. اب اس کے بعد جو پینل ہے وہ 3 کا ہوگا. اب وہ جو حکومت جس چیز کو اوائڈ کرنا چاہ رہی ہے وہ ان 3 سے نہیں ہوگا بلکہ وہ 5 کے پینل سے ہوگا. تیسری بات کہ 2 پروپوزل جو ہے وہ حکومت مولانا صاحب کی ہے. ایک یہ ہے کہ پینل 3 کا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو آئینی عدالت کا قیام ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان کی ہے, لیکن اس کے ساتھ مولانا صاحب کی کچھ اور ڈیمانڈز ہیں, جس میں جو سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملک سے سود کا خاتمہ کیا جائے. اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک لمبا پروسیجر ہے, اس پہ وقتی طور پر تو حکومت اس کو کوئی باور کرا سکتی ہے. وقار, آئینی عدالت میں بھی پورا سٹرکچر تبدیل کر رہا ہے, سود کے خاتمے کے حوالے سے پورے معاشی سٹرکچر کو اس میں تبدیلی لانی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو پہ ڈیسیژن نہیں لے جا سکتے, تو پھر کیا آپ کو بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ اس میں نا ایک اور بل ہے, وہ ہے ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹیز کا بل ہے. اس پہ مولانا نے بڑی کوشش کی PDM-1 حکومت میں, لیکن اس بل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ IMF ہے, کیونکہ IMF نے اس پہ ریزرویشن شو کی ہے کہ وہ نہیں کر سکتے. اب جو پوری رات کی جو سچویشن تھی, جب ہم نے اپوزیشن کے لوگوں سے پوچھا, کیونکہ انہوں نے کل کھانا بھی مولانا کے ساتھ کھایا, تو وہ بڑے پر امید تھے کہ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب نے ہمیں اس چیز کی ایشورٹی دلائی ہے کہ جو ججز ہیں نہ ان کی عمر میں کی تعداد میں اضافہ ہوگا, نہ کسی اسپیسیفک پرسن کو جو ہے وہ کوئی ایکسٹینشن ملنے جا رہی ہے. اسپیسیفک پرسن کو تو ایکسٹینشن حکومت دے بھی نہیں رہی تھی, اور اس حوالے سے چیف جسٹس بھی بڑا واضح. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کسی کے لیے, تو یہ کہہ رہے ہیں بالکل وہ کسی کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ آج مولانا نے اپنی جو شورا عاملہ کے جو دیگر اراکین ہیں ان کو بھی بلایا ہے, ان سے بھی ان کی ملاقات ہوگی. اور چونکہ اب یہ کیونکہ چیزیں جو ہے وہ شام تک چلی گئی ہیں, تو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ کہ کیونکہ گورنمنٹ جو وفد ہے اس کے ساتھ تو ان کی ایک میٹنگ ویسی طے تھی, کیونکہ انہوں نے آپس میں اس چیز پہ انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے کہ اگر مولانا کے مطالبات ماننے ہیں تو اس کو پریکٹیکل کیسے کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ مولانا نے بھی یہ پھر بتانا ہے کہ ان کی شورا جو ہے وہ کیا کہتی ہے. لیکن جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مولانا 2 چیزوں پہ بیک کر گئے جو سپریم کورٹ کے حوالے سے تھی, اور جو حکومت کی اوورآل انٹینشن جو نظر آتی ہے وہ بھی یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اس میں 63A کی قانون سازی بھی ہے. کہیں چل رہا تھا کہ جی اس پہ بھی ڈیفیکشن کلاس سے متعلق بھی بات چل رہی ہے کہ اس میں جب اس میں تبدیلی لائی جائے, یہ فلور کراسنگ والا معاملہ. بالکل, کیونکہ اس سے متعلق جو PTI کے علاوہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں کنفیوژن ہے. اس میں کنفیوژن یہ کہ اگر ایک جو رکن ہے وہ فلور کراس کرتا ہے تو اس کا ووٹ نہیں گنا جائے گا, لیکن سیم ٹائم پہ وہ فلور کراس کرے گا تو اس کو جو ہے وہ ڈی سیٹ بھی کر دیا جائے گا. تو حکومت یہ چاہ رہی ہے. اس کے علاوہ جو ماضی میں کچھ سپریم کورٹ میں کچھ ایسے کیسز آئے ہیں آئینی ترامیم سے متعلق کہ اس کی انٹرپریٹیشن ایسی ہے جس سے کنفیوژن ہے, تو حکومت چاہ رہی ہے کہ اس کو مور. اچھا وقار, آپ تحریک انصاف کو بھی کور کرتے ہیں, اور جو کل کا فیصلہ آیا اس میں تحریک انصاف جو ہے اس کو ایک
ताकत मिली है, उसके वो जो 41 जो उसके मेंबर्स थे उसके हवाले से क्लैरिटी आ गई, उसके बाद भी मौलाना को अपनी अहमियत का अंदाज़ा हुआ कि पहले ये रिलाई कर रहे थे, ये पहले उन पे डिपेंडेंट होने का सोच रहे थे जो आज़ाद अरकान थे। इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आया है जो गुज़िश्ता रोज़ फैसला है, अगरचे नंबर्स पूरे हैं, वो जो 5 आज़ाद अरकान हैं, वो 5 आज़ाद अरकान जो हैं वो जिन पे इस फैसले का इतलाक़ नहीं होता, इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, जो जैसे कल ये फैसला है तो हम उस वक्त भी एक फोरम पे ये डिस्कस कर रहे थे कि मौलाना साहब अब ये देखेंगे कि अगर मगर में पोजीशन चली गई कि जैसे कि पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि ये टोटल 8 अरकान है जो आज़ाद हैं। पीटीआई ये कहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर है उसके मुताबिक जो 41 लोगों को तो उन्होंने कहा कि जी आपने कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन ये जो 8 लोग हैं इन्होंने अपने जो नॉमिनेशन फॉर्म है उस पर पीटीआई लिखा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ये कहती है कि बदनीयती पर मबनी इन लोगों को, यानी जिसमें इंक्लूडिंग बैरिस्टर गौर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अली असगर जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं, इवन जो वज़ीर आला केपी है अली अमीन खान वो भी उसमें शामिल है, वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिफाई नहीं किया। अब मौलाना के पास अपनी एक सियासी बसीरत भी है, लीगल टीम भी है, तो डेफिनेटली उसमें उन्होंने इस चीज़ पे सोचा होगा कि अगर ये कोई फ्लोर क्रॉस कर लेते हैं और मैं भी इनके साथ चला जाता हूं, तो अगर कल कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, कहीं चैलेंज हो जाता है किसी भी लेवल पे, तो मौलाना जो चीज़ गेन करना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा जो है वो लॉस करेंगे। आपको पता है सियासत में एक एक मूव जो है वो मैटर को समझ आ गई है कि गेन करने का दुरुस्त टाइम जो है वो यही है। तो अब देखना ये होगा कि अब से चंद घंटे बाद जो काबीना का इजलास होगा उस ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मामला उसके 1 घंटे बाद बुलाए गए कौमी असम्बली के सेशन में ये ड्राफ्ट पेश होना है या नहीं। लेकिन अभी भी चूंकि जिस तरह के यासिर बता रहे थे, जिस तरह के वकार बता रहे थे कि अब एक मरतबा फिर मौलाना की रिहाइशगाह पर जाकर उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उनकी रिजर्वेशंस इस नोयत की हैं कि ये चंद घंटों में फैसला करना, इनको एड्रेस करना ये इतना आसान काम नहीं है। तो देखना होगा कि आज भी ये आईनी तरमीम आ सकेगी या नहीं। यकीनी तौर पर ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है और आज काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर भी होंगी। बहुत शुक्रिया आदिल, आपने हमें पार्लियामेंट और कौमी असम्बली की सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। हुकूमत ने अदलिया में इस्लाहात के मुतालिक आईनी पैकेज तैयार कर लिया। अरकान पार्लियामेंट मुजवज़ा आईनी पैकेज की तफसीलात से कितने बाखबर हैं, आइए इनसे जानते हैं। हुकूमत ने अदलिया में इस्लाहात से मुतल्लिक आईनी पैकेज तैयार कर लिया। अरकान पार्लियामेंट मुजवज़ा आईनी पैकेज की तफसीलात से कितने बाखबर हैं, आइए जानते हैं। मेंबर्स तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन अभी हमारे तक भी उतनी ही बात है जितनी मीडिया तक है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बिल में कोई आप ये ना समझेंगे कोई बहुत ही किसी फ़र्द वाहिद के लिए हो रहा है। ये एक स्ट्रक्चरल जो हमने 18वीं तरमीम में किया था, मेरा ख्याल है कि हम उसी को बहाल करेंगे। नज़रिए ज़रूरत के तहत कानून साजी हो रही है, अपने मफादात को मुकद्दम रह के करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। जो हाइप क्रिएट हुआ है, अब जब डॉक्यूमेंट आएगा तो उसके मुताबिक फिर हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। जो भी होगा असम्बली में आएगा, असम्बली फ्लोर पे आएगा, वो जब पेश किया जाएगा आवाम भी सुनेगी, असम्बली के अंदर अपोजिशन बैठी होगी। अगर हमारे नंबर पूरे होंगे तो वो बिल पास हो जाएगा। 2 तिहाई अक्सरियत होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है ना, ये बहुत कम मतलब बहुत इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कि आप 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला रहे हैं, तो ये ज़ाहिर है जजेस के मुतालिक है, उसमें क्या है क्या नहीं है ये इवन जो है ना हमें भी नहीं पता है। जो तरमीम जिसका मुसवदा इत्तेहादी जमातों के पास भी नहीं है, हमें तो छोड़े, हम तो अपोजिशन वाले हैं। 96 सेनेटर्स हैं या नेशनल असम्बली में इस वक्त 300 से ज़ायद अरकान हैं। तो मकसद इसीलिए है कि हर बंदा कमिटीज़, रिस्पेक्टिव कमिटीज़ उनको देखेगा, उसमें तजावीज़ करेगा चीज़ें, क्योंकि ये तो मुल्क के लिए, किसी ख़ास चंद अफराद के लिए तो ये है नहीं कानून। अपोजिशन ने जहां तरमीमी बिल की मुखालफत की, वहीं JUI के अरकान का कहना था कि हतमी फैसला बिल के पेश होने पर होगा। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान का कहना था कि बिल की तफसीलात पर बात करने से उन्हें गुरेज करने की तलकीन की गई है। कैमरामैन मून आकिब के साथ मरियम इलाही, दुनिया न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।